3 मई 2018 को जयपुर में रहने वाले रामेश्वर शर्मा को एक कॉल आता है। जब वह फोन उठाते हैं, तब उनका बेटा दुष्यंत अपने पिताजी से अपने जान की भीख मांगता है। वह फोन पर अपने पिता से बात करते समय रोने लगता है और अपने पिता से कहता है कि उसे किडनैप किया गया है और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। वह अपने पिता को कहता है कि पापा प्लीज किडनैपर्स को 10 लाख रुपए दे दीजिए। वह अपने पापा से रोते रोते रिक्वेस्ट करने लगता है। उतने में दुष्यंत के हाथ से एक लड़की फोन खींचती है और रामेश्वर शर्मा को गंदी गंदी गालियां देने चालू करती है। वह दुष्यंत के पिता को बहुत ज्यादा गालियां देती है और कहती है कि अगर उनको उनका बेटा दुष्यंत सही सलामत चाहिए तो दुष्यंत के बैंक अकाउंट में तुरंत 10 लाख ट्रांसफर कर दे, नहीं तो दुष्यंत उन्हें फिर से कभी नहीं दिखेगा। ये सुनकर दुष्यंत के पिता बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। वे कैसे कैसे करके पैसे जमा करते हैं क्योंकि उनके बच्चे की जान दांव पर थी। जमा हुए पैसे को वो ट्रांसफर कर देते हैं, परंतु दुष्यंत वापस घर नहीं लौटता है। वे उसके मोबाइल पर भी बार बार फोन करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। रामेश्वर शर्मा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और आखिरकार वह ये मामला पुलिस को बताने का निर्णय लेते हैं। रामेश्वर शर्मा पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और पुलिस को पूरी घटना बताते हैं। पुलिस जल्द से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। वहां दूसरी तरफ दुष्यंत के घर में उसके पिता रामेश्वर शर्मा और दुष्यंत की पत्नी बहुत परेशान हो रहे थे। 4 मई 2018 की सुबह पुलिस को एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि नजदीक के गांव में गांव वालों को एक सूटकेस मिला है। पुलिस तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और जब वे उस सूटकेस को खोलकर देखते हैं, तब उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। आजू बाजू में खड़े लोग भी दंग हो जाते हैं क्योंकि उस सूटकेस में एक लाश होती है जिसके टुकड़े किए गए थे। टुकड़ों के वजह से पुलिस को वह शव किसका है यह पता नहीं चल पाता। पुलिस नजदीक के सारे पुलिस स्टेशनों में उस शव के बारे में खबर देती है ताकि कोई व्यक्ति अगर लापता हो तो उस शव की पहचान करके पता चल सके कि वह शव किसका है। पुलिस रामेश्वर शर्मा को भी फोन करती है और उन्हें उस शव को देखने के लिए बुलाती है। जैसे ही रामेश्वर शर्मा उस शव को देखने आते हैं, पहले तो वह शव को देख के घबरा जाते हैं क्योंकि उस शव की हालत बहुत बुरी थी। लेकिन जैसे ही वह शव के उंगली की तरफ देखते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि वह शव और किसी का नहीं बल्कि उनके बेटे दुष्यंत का ही है, क्योंकि दुष्यंत जो रिंग पहनता था वही रिंग उस शव के हाथ में भी थी। रामेश्वर शर्मा और दुष्यंत की पत्नी को विश्वास नहीं होता है कि उनका दुष्यंत अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस की कार्रवाई को अब जोर पकड़ता है और वह दुष्यंत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालते हैं। कॉल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि दुष्यंत ने एक नंबर पर कई बार कॉल किए थे और आए थे। पुलिस तुरंत उस नंबर को ट्रैक करती है और उस नंबर की लोकेशन गांधीनगर स्टेशन के पार्किंग में दिखाती है। पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर निकल पड़ती है और वहां पहुंचने पर पुलिस को दुष्यंत की गाड़ी दिखाई देती है और गाड़ी में एक महिला जिसकी उम्र 27 साल थी और उसके साथ दो लड़के जिनकी उम्र 20 साल थी, वे दिखाई पड़ते हैं। वे तीनों अपना सामान गाड़ी में भरकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस जल्द से उन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ चालू करती है। उन तीनों का नाम इस प्रकार था। 27 साल की लड़की का नाम प्रिया सेठ, एक लड़के का नाम लक्ष्य वालिया और एक लड़के का नाम दीक्षांत कामरा था। पुलिस पहले उस लड़की से पूछताछ करती है तो वह कुछ बताने से इनकार कर देती है, परंतु पुलिस जब उन लड़कों से पूछताछ करती है तो वे दोनों सारी सच्चाई बता देते हैं। उनका कहना था कि दुष्यंत के मर्डर के पीछे प्रिया का हाथ है और उसने ही पूरी प्लानिंग की थी। फिर पुलिस प्रिया की हिस्ट्री चेक करते हैं और उन्हें जो मिलता है उसे देख पुलिस को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि प्रिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा था। उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री 2012 में ही हो गई थी, जब वह केवल 21 साल की थी। दरअसल प्रिया एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। बचपन से ही वह बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी और जिंदगी में उसे कुछ बड़ा करना था। बड़े होने पर वह जब जयपुर आई तो शहर के चकाचौंध को देखकर उसे झटका लगा। बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग, महंगी गाड़ियां और नाइट लाइफ देखकर उसने भी अमीर बनने का ठाना। लेकिन अमीर बनने के लिए उसने गलत रास्ता चुना। प्रिया जयपुर के एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करने वालों से मिलने लगी और उनसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए। धीरे धीरे वह अपने कॉलेज के लड़कियों को पैसे का लालच दिखाकर अपने जाल में फंसाने लगी और उन्हें दलालों के जरिए अमीर लोगों के साथ सोने बेच देती। धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे लड़कियों को इस जाल में फंसाया और उनसे कमीशन लेकर भारी रकम कमाई।
कुछ दिनों बाद उसे किसी ने डेटिंग ऐप्स के बारे में बताया कि उस पर कैसे आप अनजान व्यक्ति से मिलकर दोस्ती या रिलेशन में आ सकते हैं। फिर क्या था? प्रिया ने डेटिंग ऐप टिंडर अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। जब प्रिया ने टिंडर को इस्तेमाल करना चालू किया, तब उसने देखा कि टिंडर पर बहुत सारे शादीशुदा लड़के भी हैं। इसे देख प्रिया के दिमाग में एक आइडिया आई। वह फिर लड़कों को अपने प्यार में फंसाती थी और उनके साथ इंटीमेट होते वक्त फोटोज निकालती थी। उसके बाद वह उन लड़कों को ब्लैकमेल करती थी कि अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वह उन फोटोज को लीक कर देगी। उसने ऐसे बहुत सारे लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे हड़प लिए थे। इसके चलते प्रिया को एक बार अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद प्रिया ने फिर से वही काम चालू कर दिया। इस बार वह टिंडर पर दीक्षांत नाम के लड़के से बात कर रही थी। कुछ दिन बाद वह मिले, पर इस बार दीक्षांत को तो प्यार हुआ ही, लेकिन उसके साथ प्रिया भी दीक्षांत से प्यार करने लगी। दीक्षांत एक प्रोड्यूसर था और ठीक ठाक कमा लेता था। धीरे धीरे दीक्षांत और प्रिया की नजदीकी बढ़ती गई और वे दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहने लगे। प्रिया हाल ही में ही जेल से छुट के आई थी, इस कारण उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रिया को अपनी लाइफ एंजॉय करनी थी। दीक्षांत ने प्यार के चलते प्रिया के सारे विशेष पूरे करने लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद दीक्षांत के सारे पैसे खत्म हो गए। प्रिया के विशेष पूरे करने के लिए उसने 21 लाख रुपए उधार लिए। जब दीक्षांत को उधारी देने वाले लोगों ने जान से मारने की धमकी दी, तो प्रिया और दीक्षांत टेंशन में आ गए। इस चंगुल से बचने के लिए उन दोनों ने दीक्षांत के दोस्त लक्ष्य के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि प्रिया अपने पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके किसी अमीर आदमी को अपने प्यार में फंसाएगी, फिर उसे ब्लैकमेल करके मोटी रकम हड़प लेगी। इसके बाद प्रिया टिंडर पर अपने शिकार को ढूंढने लगी और उसे शिकार मिल भी गया। प्रिया के शिकार का नाम था विवान कोहली। विवान ने प्रिया को बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है और वह एक करोड़पति बिजनेसमैन है। प्रिया और विवान बातें करते करते क्लोज हो गए और वे दोनों डेट पर कॉफी शॉप में मिलने लगे। एक दिन प्रिया ने विवान को डेट के बाद घर आकर रात बिताने के लिए कहा। ललचाता हुआ विवान प्रिया के घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जब वह घर पर पहुंचता है, तब घर पर दीक्षांत और लक्ष्य भी होते हैं। कुछ देर बाद दीक्षांत और लक्ष्य विवान को मारना चालू करते हैं और फिर उसे बेड पर फेंक के उसके हाथ बांध देते हैं। दूसरी तरफ प्रिया विवान का वॉलेट निकालती है और उसमें पैसे और क्रेडिट कार्ड ढूंढना चालू करती है। लेकिन तब उसे एक आईडी कार्ड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि विवान का असली नाम दुष्यंत शर्मा है। भागते हुए प्रिया बेडरूम में जाती है जहां दुष्यंत को बांधा हुआ था। वह दीक्षांत और लक्ष्य को उस आईडी कार्ड के बारे में बताती है और कहती है कि इसकी और पिटाई करो, जिससे वो हमें पूरा सच बता देगा। वे दोनों दुष्यंत को और मारना चालू करते हैं। खून से लथपथ दुष्यंत उन तीनों को बताता है कि उसने प्रिया से सब झूठ बोला है। वह बताता है कि वह कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि वह एक आम आदमी है जो एक छोटे से माइनिंग कंपनी में काम करता है और वह शादीशुदा है। यह सब सुनकर प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उन दोनों को उसे और मारने के लिए कहती है। जब उनका करोड़पति बनने का प्लान फेल हो जाता है, तब वह दिमाग लगाती है और दुष्यंत के घर वालों को फोन करने के लिए कहती है, ताकि वह उनसे पैसा हड़प सके। कुछ समय में ही दुष्यंत के पिता पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, परंतु दुष्यंत ने उन तीनों की शक्ल देख ली थी, इसलिए प्रिया दुष्यंत को जान से मार देने का निर्णय लेती है। वह किचन में जाती है और एक चाकू लाकर दीक्षांत को देती है। दीक्षांत भी प्लान फेल होने की वजह से गुस्से में था और जब उसके हाथ में वह चाकू आता है, तब बिना सोचे वह उस चाकू से दुष्यंत पर वार करना चालू करता है। दर्द से चिल्लाता हुआ दुष्यंत कुछ समय में दम तोड़ देता है। फिर वे तीनों दुष्यंत को जमीन पर घसीटते हैं और उसके शव के टुकड़े करना चालू करते हैं। टुकड़े करने के बाद वे उसे एक बैग में भरते हैं और उस बैग को नजदीक के एक गांव में ले जाकर फेंक देते हैं, ये सोचकर कि किसी को दुष्यंत के शव के बारे में पता नहीं चलेगा। इन तीनों की हियरिंग कोर्ट में चालू होती है और उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दीक्षांत और लक्ष्य अपने कारनामों पर पछता रहे हैं, वहीं प्रिया को थोड़ा भी अफसोस नहीं है। उसका कहना है कि ऐसे शादीशुदा झूठे मर्दों को सजा देकर उसने सोशल सर्विस का काम किया है। तो ये थी कहानी टिंडर मर्डर केस की। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।